हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, एक सीरीज़ यहाँ पर मैंने शुरू की है जिसका नाम है उत्तराखंड जीके टेस्ट, जहाँ पर मैं लेकर आता हूँ उत्तराखंड विषय से संबंधित कुछ प्रश्न रोजाना और देता हूँ उनके विवरण सहित उत्तर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसके तीसरे भाग को, उत्तराखंड जीके टेस्ट। देखते हैं आज के कुछ प्रश्न। तो जो पहला प्रश्न यहाँ पर है वो है, मैत्री प्रथा किस जनजातीय समूह की विशेषता है। तो एक प्रथा है मैत्रीय प्रथा या मैत्री प्रथा, तो किस जनजातीय समूह की ये विशेषता है उत्तराखंड में? थारू की, बोक्सा की, जौनसारी या राजी? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है थारू। देखिए, थारू जनजाति की एक मतलब सामाजिक प्रथा है मैत्री प्रथा। इसमें होता क्या है कि अगर आपको अपनी बिरादरी में या बिरादरी से बाहर किसी को मित्र बनाना है, मतलब जीवन पर्यंत के लिए मित्र, जैसे कोई दो लोग हैं, एक थारू समाज से हैं एक अन्य समाज से हैं, तो या दोनों थारू समाज से ही हैं, तो अगर एक दूसरे को मित्र बनाना है तो इसके लिए एक औपचारिक अनुष्ठान यहाँ पर होता है। और उन मित्रों को, जैसे अगर पुरुष मित्र हो तो उसे दिलवर कहा जाता है, और महिला अगर मित्र हो महिला की तो उसे संगन कहा जाता है, ऐसे नाम दिए जाते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जिस दिन कोई परिवार में जब कोई शुभ अवसर होता है, जैसे कुछ कार्य होता है, तो उस समय उस दूसरे मित्र को बुलाया जाता है जो मित्र बनना चाहता है और जिसके घर पे कार्य है। तो दोनों मित्र वहाँ पर मिलते हैं और ये आपस में जो वे एक जोड़ी कपड़े आपस में देते हैं, मिठाई देते हैं और कुछ ₹1.25 के आसपास ये देते हैं। इससे एक रस्म है, अनुष्ठानिक रस्म, और यहाँ पर ये दोनों मित्र बन जाते हैं। ठीक है। और मित्र बनने के बाद जो पुरुष मित्र होता है उसे कहते हैं दिलवर, और जो महिला मित्र होती है उसे कहते हैं संगन। तो देखिए, ये मित्रता हमेशा बनी रहती है। इसमें एक दूसरे का हाथ बटाते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं कार्य करने, जब काम का सीज़न आता है, जब कोई कार्य करना पड़ता है, जब होता नहीं पहाड़ों में खेतों का काम होता है कभी, तो उस टाइम उसका हाथ बढ़ाने के लिए जब जाते हैं आते हैं, तो मतलब एक मित्रवर व्यवहार करते हैं दोनों। बिल्कुल मतलब हमेशा एक जैसे बने रहते हैं, बल्कि एक मित्र के जो रिश्ते अपने घर में होते हैं दूसरे मित्र के भी उस घर में आके वही रिश्ते होते हैं, वही उन्हीं रिश्तों को उसी नाम से पुकारते हैं। और जो ये मैत्री संबंध होते हैं ये जीवन पर्यंत तक होते हैं, इन्हें तोड़ा नहीं जाता है, क्योंकि अगर ये टूट गए तो इन्हें निंदनीय माना जाता है उन लोगों को जो इस संबंध को तोड़ते हैं। तो इसलिए ये एक विशेष प्रथा है मैत्री प्रथा, जनजातीय समूह समाज की ये प्रथा है, और थारू समाज की एक प्रथा है। अगला प्रश्न है, पर्वतीय नवजीवन मंडल के संस्थापक कौन थे? तो एक संस्था है पर्वतीय नवजीवन मंडल, इसके संस्थापक कौन थे? तो इन 4 व्यक्तियों में से इसके जो संस्थापक थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा जी। सुंदरलाल बहुगुणा महान पर्यावरणविद, इन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर इस संस्था को बनाया था उत्तराखंड में। तो अगर सुंदरलाल बहुगुणा की बात करें तो 9 जनवरी 1927 को टिहरी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था। प्रसिद्ध रहे, ये पर्यावरण प्रेमी रहे, पर्यावरण के लिए कार्य किया। उपनाम था इनका वृक्ष मित्र या पर्यावरण का गांधी इन्हें हम कहते हैं। इसके लिए जो प्रसिद्ध पुरस्कार इन्हें जो प्राप्त हुए उनमें जो प्रसिद्ध है वो है वृक्ष मानव पुरस्कार, जो कि 1985 में इन्हें प्राप्त हुआ था, वृक्ष मानव पुरस्कार। और अगला जो पुरस्कार है वो है पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण जो पुरस्कार है वो 2009 में इन्हें प्राप्त हुआ था, पद्म विभूषण। तो ये दोनों याद रखने की चीज़ें हैं, पूछे भी जा चुके हैं बहुत बार। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, तिलाड़ी मैदान किस जिले में स्थित है? ध्यान से देखिए, तिलाड़ी जो मैदान है, आप जानते होंगे तिलाड़ी की घटना क्या थी, तिलाड़ी की घटना कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, लेकिन अब ये मैदान कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा इन 4 ऑप्शंस में से, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और देहरादून में से, तो इसका जो सही आंसर है वो है उत्तरकाशी जनपद। देखिए, आज की हमारी जो बड़कोट तहसील है रवाई क्षेत्र में यमुना के तट पर स्थित है, और यहीं पर स्थित है ये तिलाड़ी मैदान। इस मैदान की हम बात करें तो 1930 का जब समय था, रियासत के खिलाफ वन आंदोलन हो रहे थे, लोग अपने हकों की मांग कर रहे थे, क्योंकि रियासत ने वनों पर अधिकार जमा रखा था, लोगों को वनों का दोहन करने से या उनका प्रयोग करने से रोक दिया गया था, और खुद बहुत बड़ी मात्रा में दोहन कर रही थी। तो इस कारण लोग इकट्ठा हुए थे रवाई क्षेत्र में और इस तिलाड़ी के मैदान में, और सरकार के खिलाफ बात कर रहे थे। तो यहीं पर जो इस समय टिहरी रियासत के जो दीवान थे चक्रधर जुयाल, उन्होंने यहाँ पर भीड़ पर गोलियां चला दी। कहते हैं जलियांवाला बाग कांड की तरह यहाँ पर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई, बहुत लोग यहाँ पर उनकी मृत्यु हुई, और बहुत मतलब बुरी घटना इसे माना गया। नरेंद्र शाह के टाइम की एक बहुत ही निंदनीय घटना रही। तो ये थी हमारा तिलाड़ी कांड, और यहाँ पर हुआ था हमारा रवाई कांड या तिलाड़ी कांड, 30 मई 1939 के आसपास हुआ, या 29 के आसपास हुआ। आप डेट देख लेना, डेट में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। अगला प्रश्न है, वीर चंद सिंह गढ़वाली औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, वीर चंद सिंह गढ़वाली जो औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय स्थित है वो है इन 4 ऑप्शंस में से जो स्थित है वहाँ पर स्थित है कि बरसार पौड़ी में ये स्थित है।
देखिए भरसार पौड़ी की बात करें तो यहाँ पर इसकी स्थापना नहीं हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 2011 में, और वो हुई थी जो पंतनगर विश्वविद्यालय का रानी चौरी कैंपस है, वहाँ पर इसकी शुरुआत हुई। अब ये पंतनगर विश्वविद्यालय का रानी चौरी कैंपस कहाँ पर स्थित है, तो रानी चौरी जो कैंपस स्थित है वो है टिहरी गढ़वाल में। यहाँ पर इसकी स्थापना 2011 में हुई, और इसके बाद ये स्थानांतरित हो गया भरसार पौड़ी के लिए, और 2015 में जो इसका वर्तमान नाम है वो पड़ा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय। देखिए औद्यानिकी और वानिकी के लिए प्रसिद्ध है, ये इस क्षेत्र में कार्य करता है। अगला जो प्रश्न है वह है खीराकोट पर्यावरण आंदोलन से किस महिला का नाम संबंधित है, तो कौन सी वो महिला है जिसका नाम संबंधित है खीराकोट पर्यावरण आंदोलन से, प्रभा किरण दीक्षा बिष्ट, माया टमटा या राधा भट्ट। तो इसका जो सही आंसर है राधा भट्ट वो महिला है जो खीराकोट पर्यावरण आंदोलन से जुड़ी रही। देखिए इसका नेतृत्व इन्होंने किया, जन्म था इनका 1934 में और हुआ था अल्मोड़ा जिले में। देखिए समाज सेविका रही, पर्यावरण प्रेमी रही, कार्यकर्ती किया, समाज के लिए कार्य किए। और ये शुरुआत हुई थी कब, जब वो सरला बहन जो गांधी जी की शिष्या थी उनसे जुड़ी और लक्ष्मी आश्रम कौसानी से ये जुड़ी रही, संपर्क में रही, तभी इनके अंदर ये समाज सेवा करने के विचार का विकास हुआ। और जो इनका जो प्रसिद्ध खीराकोट आंदोलन रहा वो था अवैध खनन हेतु। जो उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में अवैध खनन होता है उसी के खिलाफ ये खीराकोट आंदोलन था, और इसी का नेतृत्व किया था, यार इससे जुड़ी थी राधा भट्ट। अगला जो प्रश्न है वह है अल्मोड़ा नगर पालिका का गठन कब हुआ। देखिए अल्मोड़ा उत्तराखंड की सबसे पुरानी नगर पालिका नहीं है, इससे सबसे पुरानी जो नगर पालिका है वो मसूरी है, लेकिन अल्मोड़ा एक प्रसिद्ध नगर पालिका है जिसका विकास अंग्रेजों ने बहुत लंबे समय तक किया, और इसके बाद इसे नगर पालिका बनाया। यहाँ पर स्कूल बनाए, यहाँ पर उन्होंने मतलब पुल बनाए, यहाँ पर नदियों पे पुल बनाए, यहाँ पर डिस्पेंस, यहाँ पर मेडिकल सुविधाएं दी, इसको अपने आवासों के लिए सुलभ बनाया। तो इसके बाद इन्होंने 1864 में इसे नगर पालिका का दर्जा दिया। तो सही आंसर है 1864। तो देखिए यहाँ पर नगर पालिका का गठन किया गया, तो लगातार यहाँ पर विकास किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। और अगर बात करें यहाँ पर नगर पालिका के चुनावों की कब से शुरू हुए, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट आंसर प्रश्न बन सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1899 से यहाँ पर चुनाव भी आरंभ हो गए थे, प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है हिमालय शीतोष्ण सदाबहार वनों का प्रमुख वृक्ष है, तो इन वृक्षों में से कौन सा वो वृक्ष है जो हिमालयी शीतोष्ण सदाबहार वनों का प्रमुख वृक्ष है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग यहाँ पर हो जाते हैं जब वनों से संबंधित प्रश्न आते हैं, हमें टर्म समझ नहीं आती है, शब्द समझ नहीं आते हैं। तो देखिए हिमालय शीतोष्ण सदाबहार वन मतलब ऐसे वन जो कि ठंडे वन हैं और वहाँ पर सदाबहार पेड़ होते हैं, पत्तियाँ नहीं झड़ती हैं, बिल्कुल वो हरे भरे रहते हैं वर्ष भर। तो उनका जो प्रमुख वृक्ष है वो कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए बांज बुरांस। देखिए अगर हम बात करें हिमालयी शीतोष्ण जो हमारे वन होते हैं, ये सदाबहार वन होते हैं, ये होते हैं 1500 मीटर से लेकर 2800 मीटर तक की ऊंचाई पर। बांज बुरांस यहाँ के प्रसिद्ध पेड़ हैं, जबकि इससे पहले निचले वाले हिस्से की बात करें 700 से 1500 या 1400 की मीटर की हाइट पर होते हैं हिमालयी उपोष्ण जो सदाबहार वन होते हैं, वो होते हैं इससे नीचे। ठीक है, और अगर इन वनों की बात करें तो आर्थिक एवं पर्यावरण दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ये वन होते हैं, बहुत फ़ायदा ये प्रकृति को दिलाते हैं। और मोटे तने, सामान्य ऊंचाई इनकी होती है, पत्तियां चौड़ी मोटी, कठोर लकड़ी, मजबूत और टिकाऊ। मतलब एक तरह से बिल्कुल ये बहुत टिकाऊ वन होते हैं, ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होते हैं अगर इन्हें काटा ना जाए। ये बहुत लंबी लंबी इनकी जीवन काल बहुत लंबा होता है इन पेड़ों का। तो चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 1912 में स्थापित टीबी सैनिटोरियम की स्थापना कहाँ हुई। तो टीबी सैनिटोरियम, टीबी के इलाज के लिए बनाए गए थे ये सैनिटोरियम 1912 में अंग्रेज़ों के द्वारा। तो इसकी जो स्थापना हुई थी चौकोड़ी, धारचूला, मुक्तेश्वर, भवाली, इन सब में से भवाली नैनीताल में। देखिए 11 किलोमीटर दूर है भवाली नैनीताल से, यहाँ पर टीबी सैनिटोरियम की स्थापना की गई थी। और बात करें अगर उस समय की, तो ये उस समय का एशिया का सबसे बड़ा टीबी सैनिटोरियम हुआ करता था। देखिए ठीक है, और अगर हम बात करें तो 16 जून 1929 को गांधी जी यहाँ पर आए थे, और 24 मार्च को हम टीबी दिवस मनाते हैं। लेकिन 16 जून 1929 को भी गांधी जी ने भी यहाँ पर इसका दौरा किया था, और जो टीबी दिवस हमारा होता है, ये फैक्ट मैंने जोड़ दिया है, वो है 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हिमालय की किस वनस्पति का वानस्पतिक नाम कार्डिपस साइनोसिस है। तो कौन सी वो वनस्पति हिमालय की है जिसका वानस्पतिक नाम है कार्डिपस साइनोसिस। तो अगला जो इसका जो सही आंसर होगा किल्मोड़ा, कीड़ाजड़ी, हिसालू या नीलकमल। तो इसका सही आंसर होता है कीड़ाजड़ी। देखिए कीड़ाजड़ी को हम कहते हैं यारसा गंबू।
यारसा गंबू जो कि एक जड़ी बूटी है हिमालय की, और 2500 से लेकर 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर ये हिमालय में उगती है। बर्फीले बर्फ़ जहाँ पर पिघलती है वहाँ पर ये उगती है, और इसकी विशेषता ये है कि ये एक फफूंद और कीड़े से मिलकर पैदा होती है, मतलब आधा कीड़ा और आधा वनस्पति ये होता है। और प्रसिद्ध ये है, मतलब किस लिए प्रसिद्ध है, तो कैंसर का इलाज, HIV का इलाज, TB का इलाज इसमें है। शक्तिवर्धक ये होती है, और मतलब अगर जो खिलाड़ी डोपिंग टेस्ट में बाहर होते हैं, तुमने देखा होगा, आपने देखा होगा, तो अगर इसका प्रयोग किया जाए तो वो डोपिंग में भी नहीं पकड़े जाते हैं, शक्तिवर्धक इतनी होती है ये। तो बहुत प्रसिद्ध है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, बहुत इसकी कीमत है। यार्सा गंबू या कार्डिपस साइनोसिस कहें या कीड़ा जड़ी। और अगला प्रश्न है, गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो चंद्रमोहन रतूड़ी, तारादत्त गहलोला, गिरिजादत्त नैथानी, विश्वंभर दत्त चंदोला। तो कौन है गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह? तो इसका जो सही आंसर है वो है विश्वंभर दत्त चंदोला। देखिए, विश्वंभर दत्त चंदोला की बात करें तो 1901 में जो गढ़वाल यूनियन की स्थापना हुई, तो उसके संस्थापक सदस्य थे तारादत्त गहलोला, चंद्रमोहन रतूड़ी, गिरिजादत्त नैथानी, और इनके साथ मिलकर इन्होंने कार्य किया था विश्वंभर दत्त चंदोला ने भी। और 1905 में जो गढ़वाली समाचार निकला था उसके ये संपादक भी रहे। और 1915 में जब उत्तराखंड के सारे जो गढ़वाल के जब सारे अखबार थे वो एक हो गए और गढ़वाल साप्ताहिक वो बन गए, तो उसका संपादक भी किया था विशंबर दत्त चंदोला ने। इसीलिए हम इन्हें कह रहे हैं गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह। तो देखिए दोस्तों, ये थे हमारे आज के प्रश्न। जुड़े रहिए, धन्यवाद। अगला पार्ट आएगा, उसे भी देखिए, पुराने पार्ट्स को भी देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा।